ये अपना क्वेश्चन होगा। आज का टॉपिक जो है ये हम बात करेंगे चुनाव सुधार पर। चुनाव सुधार पर बात करेंगे। ये चुनाव पर जो बात करेंगे, भारत सरकार की चुनाव प्रणाली पर बात करेंगे। तो भारत सरकार की चुनाव प्रणाली के लिए क्या क्या समस्याएं हैं, प्लस सरकार द्वारा, यानी इसमें समस्या क्या क्या है भारत के चुनाव। हम क्वेश्चन लिखा देंगे, टेंशन न लीजिए। भारत के चुनाव प्रणाली के लिए वर्तमान में क्या क्या समस्याएं हैं। दूसरा, सरकार द्वारा इसके समाधान के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। समस्या क्या है, समाधान के लिए कदम क्या है, और आप इस पर क्या सुझाव देना चाहेंगे। इसके सुधार के लिए अगर आपको कोई कमी दिखती है तो आप इसमें क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे। क्या बोल रहे थे, कोई आदमी कुछ क्वेश्चन बीच में बोल रहे थे आप? पढ़ाएंगे। 3 टॉपिक बचा हुआ है, केंद्र राज संबंध, पंचायती राज प्रणाली और तीसरा नीति निर्देशक तत्व। ये 3 टॉपिक उधर का बचा हुआ है। बाकी इधर एक्स्ट्रा वाला टॉपिक जो है छोटा छोटा जो रहता है, आजकल ज़्यादा हम बोले थे उस दिन फोकस इस सब पर ज़्यादा दे रहा, उधर दे चाहे नहीं दे, लेकिन वो 3 भी छोड़ेंगे नहीं, उसको भी पढ़ाएंगे। तो पहले आप लोग के विचार से चुनाव सुधार में आपको चुनाव में कुछ समस्या दिख रहा है? बहुत है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है कि बहुत समस्या है। भारतीय लोकतंत्र में चुनाव में आप लोगों को समस्या दिख रहा है। कुछ समस्याएं 1, 2, 4 गिना दीजिए ताकि हम उस पर लिखना बोलना शुरू करिए। क्योंकि अब जो ये छोटा टॉपिक जितना है ना, वो आपके मन का उपज है। वो कोई सिलेबस में कहीं नहीं है, कहीं एनसीईआरटी में नहीं है, कहीं नहीं है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता है हमेशा। तो बताइए कुछ समस्या 2, 4, 1, 2 आप अपने मन से दीजिए। फिर हाँ, चुनाव में आपके विचार से ज्यादा खर्च हो रहा है, यह आपके लिए समस्या है। अपराधियों का चुनाव में राजनीति में प्रवेश, अपराधियों का राजनीति में प्रवेश। और अपराधी का राजनीति में प्रवेश से क्या होता है कि हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि लोकतंत्र के लिए ये प्रशासनिक यानी पुलिस प्रणाली और न्यायिक प्रणाली, ये दोनों प्रणाली का पोल खोल देता है अपराध में राजनीति और राजनीति में अपराध। क्योंकि जब अपराधी है तो लोग क्वेश्चन उठाते हैं लोकतंत्र में कि आखिर न्याय प्रणाली क्या कर रहा है कि इनके ऊपर इतने मुकदमे हैं फिर भी ये बाहर है। और पुलिस प्रणाली पर इसीलिए कदम उठाया जाता है क्वेश्चन कि आखिर पुलिस प्रणाली क्या कर रहा है, ये इतने अपराध किए जा रहे हैं। और तीसरा, कार्यपालिका पर इसलिए क्वेश्चन उठाया जाता है कि अगर निर्वाचन आयोग का गठन हुआ है और कहा जाता है कि निष्पक्ष चुनाव करवाया जाएगा, तो फिर राजनीति में इन अपराधी लोगों को प्रवेश क्यों दिया जाता है? सिस्टम है या नहीं? पहले क्वेश्चन लिख लिया जाए, फिर बातचीत करते रहेंगे धीरे धीरे। भारतीय चुनाव व्यवस्था, भारतीय चुनाव व्यवस्था, भारतीय चुनाव व्यवस्था में उसके दोष, भारतीय चुनाव व्यवस्था में उसके दोष, कौमा, सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम, सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम तथा चुनाव व्यवस्था में सुधार हेतु अपना सुझाव का वर्णन करें।
यानी इसमें तीन क्वेश्चन आपका है। पहला है कि चुनाव व्यवस्था में दोष क्या है। दूसरा क्वेश्चन है सरकार इसके सुधार के लिए क्या किया है। तो आप सुने होंगे ईवीएम प्रणाली कर दिया है, फोटो पहचान पत्र सिस्टम कर दिया है, वीवीपैट सिस्टम कर दिया है। तो विभिन्न सारा जो सरकार द्वारा सुधार लाया गया। और तीसरा, आप क्या कहना चाहेंगे कि इसमें सुधार के लिए अगर आपके नज़र में कुछ हो सकता है तो वह भी आप अपना विचार देंगे। जैसे आप देखिए ईवीएम प्रणाली है, तो ईवीएम प्रणाली के संबंध में माना जाता है ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के संबंध में। ऐसे अपने यहाँ मेरे विचार से 1982 में पहली बार केरल में इसको लाया गया था, 1982 में। मगर उसके बाद से लगातार इस पर कुछ न कुछ प्रश्न चिन्ह उठता रहा है। बहुत सारे राजनीतिक दलों का मानना है कि इसके कारण कहीं न कहीं यह एक प्रकार का कंप्यूटराइज सिस्टम है और वोटिंग देने से कई बार ऐसा होता है कि हम जिसमें वोट दे रहे हैं वही वोट कन्फर्म हो रहा है या नहीं, इस मुद्दा पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। आए दिन कई बार विशेषज्ञ लोग इसे स्पष्ट करने का भी प्रयास किया है, यह गलत इसमें हो रहा है, यहाँ पर गलत हो रहा है। अगर यह हकीकत में पूर्ण रूप से सही रहता तो अमेरिका में भी बैलेट सिस्टम नहीं रहता, वहां भी ईवीएम प्रणाली ही रहती। अमेरिका में वोट मारना, ठप्पा मारने वाला जैसे देखिए हम लोग कहते नहीं होता है, लेकिन कई बार हमने ये नहीं कहा कि हो रहा है, हमने कहा इस पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं, होता नहीं है, प्रश्न उठाया जा रहा है। अब अगर आप बैलेट प्रणाली लेते हैं तो बैलेट प्रणाली में कई बार देखा गया बूथ कैप्चरिंग की समस्या, बूथ लूटने की समस्या, बैलेट चेंज करने की समस्या आई। तो उससे निजात पाने के लिए सर्वप्रथम ये टीएन सेशन के दिमाग की उपज थी, निर्वाचन आयुक्त टीएन सेशन के दिमाग की उपज थी कि ईवीएम प्रणाली को लाया जाए और उन्हीं के कहने पर, उन्हीं के प्रयास से ईवीएम प्रणाली लाया गया। अब ऐसा माना जा रहा है कि ईवीएम प्रणाली में भी कहीं न कहीं कुछ सिस्टम में दोष है। अब क्या दोष है, आज तक यह स्पष्ट किसी पार्टी के द्वारा नहीं किया गया है और स्पष्ट भावना है सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर राजनीतिक दोष लगाए जा रहे हैं। तो आप सबसे पहले यह देखिए कि हमारा ये जो निर्वाचन है ये भाग कितना में है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाने का काम किसके ऊपर है? भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाने का कार्य निर्वाचन आयोग का है। निर्वाचन आयोग करवाती है ना, निर्वाचन आयोग का है। और ये निर्वाचन आयोग का वर्णन संविधान में भाग 22 में है, भाग 22 में है। देखिएगा मेरे विचार से वही है, आप चेक कर सकते हैं, भाग 22 में है और अनुच्छेद 324 में है। चेक करिएगा, देखिएगा भाग 22 17 है। अच्छा, अनुच्छेद 324 है, ये कन्फर्म है, देख रही है वो भाग, कोई बात नहीं, भाग मिस हो रहा होगा, देख लीजिएगा, देख लीजिए। तो ये और अभी तक जो है हमारे यहाँ 16 लोकसभा का चुनाव हो चुका है, हुआ है 16वीं लोकसभा का चुनाव अपने यहाँ हो चुका है। और सबसे बड़ी जो दोष माना जाता है हमारे यहाँ चुनाव सिस्टम का, कहा जाता है हमारे यहाँ कोई आज चुनाव जीत लिया तो मानते हैं कि यही हमारे जनता का प्रतिनिधि है। लेकिन देखा जाता है कि जो लोग जीतते हैं वह उस क्षेत्र के कुल मतदाता का मैक्सिमम 30 से 35% वोट हासिल करते हैं। ध्यान दीजिए इस बात को कि जो जीतते हैं वो कुल मतदाता का 30 से 35% ही वोट हासिल करते हैं। तो जब हम कहते हैं संविधान में कि जनता का प्रतिनिधि है,
और जनता का प्रतिनिधि ही शासन चलाता है, तो ये जो प्रतिनिधि है हमारा वह मात्र 30 से 35% जनता का प्रतिनिधि है। 65% जनता उसको पसंद नहीं कर रही है। तो यह कहना कि सारे जनता का जनप्रतिनिधि कर रही है लोकतंत्र, उचित है? आप तो यही कहते हैं ना कि जनप्रतिनिधित्व, नेता जनप्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए जो है अपने बात को, सारा क्षेत्र के बात को उठाते हैं। लेकिन हमने देखा कि जितने भी जनप्रतिनिधित्व आज तक 15 है, चलिए सॉरी, तो भाग 15 है, ठीक है, हमें लग रहा था कुछ मिस होगा, भाग 15 अनुच्छेद 324 है, तो ये भाग 15 अनुच्छेद 324 है, सही है। तो कहते हैं कि लगभग 30 से 35% जनता का ही वोट से वो लोग जीतते हैं। तो यानी 65% जनता इनको नहीं चाहती है। जबकि जब से देश आजाद हुआ है, हमारे लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि सिस्टम क्यों लाया गया? कि जनता जिसको अपना प्रतिनिधित्व बनाना चाहेगी वही हमारा सरकार का गठन होगा, उन्हीं के सहयोग से सरकार का गठन होगा। तो जनता कितना परसेंट लोगों को चुना है? 35%। तो 65% जनता का तो आज तक बात ही नहीं पहुंचा वहां तक। कहां तक? संसद तक। यानी संसद तक और विधानसभा तक 65% जनता का जब बात ही नहीं पहुंचा तो सारे जनता का कल्याण कैसे होगा? लिखाएंगे, गप नहीं, सोचिए इस बात को, क्योंकि कलम जब चलेगा ना तो दूसरे से हट के यही आपका होगा कि आप कहते हैं कि भारतीय लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोगों का तंत्र है, सब जनता का, हमारे सभी जनता का प्रतिनिधि है, जनता का दर्पण है, जनता का प्रतिबिंब है। ये जो जनप्रतिनिधि है वो जनता के प्रतिबिंब है और उन्हीं जनप्रतिनिधि के माध्यम से ये सरकार बनती है। तो क्या ये सभी जनता का प्रतिबिंब है? तो जब सिर्फ 35% जनता का प्रतिबिंब है तो बाकी 65% जनता को कौन देखेगा? 65% जनता का विचार कहां गया? यानी 65% जनता उससे असंतुष्ट है। और आप लोकतंत्र में कह रहे हैं आप ही के द्वारा चुना गया व्यक्ति सरकार बनाया है, इसीलिए आप असंतुष्ट नहीं होइए, जो आपका सुख दुख है उसको वो देखभाल करेगा। जबकि आप तो कह रहे हैं हम तो चुने ही नहीं, खाली अगला बेंच वाला चुना है। यानी कहीं न कहीं हमारे संवैधानिक व्यवस्था में दोष है या नहीं है? है। अगला कहता है धनबल और बाहुबल का प्रयोग। तो हमारे यहाँ धनबल का काफी प्रयोग हो रहा है। कहा जाता है कि विधानसभा में जो है, संविधान में यानी हमारे यहाँ निर्धारित किया गया है कि 28 लाख, लिखाएंगे टेंशन न लीजिए, अभी खाली दिमाग में हटा लीजिए। हाँ चलिए ठीक है। विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी को 28 लाख रुपया एक प्रत्याशी को खर्च करने का ऑर्डर है। बड़े विधानसभा क्षेत्र में 28 लाख और छोटे विधानसभा क्षेत्र में 20 लाख रुपया खर्च करना है। बड़े में 28 लाख, छोटे में 20 लाख। लेकिन इस बार के जो है सरकार ने पिछले बार सुधार किया और इस 28 लाख को बढ़ा करके 40 लाख किया और 20 लाख को बढ़ा करके 28 लाख किया। तो यानी अभी वर्तमान में एक विधानसभा में एक प्रत्याशी को मैक्सिमम, बड़ा है तो 40 लाख खर्च करेगा और छोटा है तो 28 लाख खर्च करेगा। लेकिन आप में से कोई भी आदमी अगर विधानसभा के किसी प्रत्याशी के नजदीकी होंगे, खासकर वैसे प्रत्याशी जो जीतने वाले हों, ऊपर से फर्स्ट रनर हो, सेकंड रनर हो, अप टू वाला हो, फर्स्ट सेकंड वाले हों, तो आपको पता होगा करोड़ पार करता है आंकड़ा। चलिए ठीक है, लेकिन करोड़ पार करता है आंकड़ा। तो जब आंकड़ा भाई करोड़ पार करता है, सरकार कह रही है हम मात्र 40 लाख खर्च करने देंगे, तो 60 लाख क्यों नहीं देखती है सरकार? क्या करती है उस समय निर्वाचन आयोग? कहा जाता है जैसे ही चुनाव का समय आ जाता है, आचार संहिता लगने के बाद सारा का सारा उनके हैंडल में चला जाता है। तो क्या करते हैं? क्यों नहीं देखा जा रहा है कि 40 लाख क्रॉस कर गया? अगर यह 40 लाख वाला ध्यान रखा जाए तो शायद जब पैसा बंटता है, शायद जो अत्यधिक रैलियां होती है, लुभावने जो कार्यक्रम किए जाते हैं, उन पर रोक लगेगा।
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जनता मात्र 35%, उस 35 में भी बहुत सारे लोग लोभ में वहां चले जाते हैं। उनको इच्छा नहीं है, हमको इच्छा नहीं है कि इतना कम बच्चे आप लोग हैं पढ़ाएं, लेकिन हमारा जो है ध्येय है कि हम आए हैं तो कम हो या ज्यादा पढ़ाना है, मकसद मेरा पढ़ाना है। तो वही हाल है, जनता भी कुछ ऐसे जनता लोग हैं जिस पर अभी बात करेंगे। बेनिफिशियरी वर्ग का नाम सुने हैं? सुने होंगे अवश्य, आप लोग इतने बड़े आदमी हैं, अवश्य सुने होंगे बेनिफिशियरी वर्ग। देखिए अभी जो चुनाव जो जीता जा रहा है वह मुख्य रूप से बेनिफिशियरी वर्ग, चुनाव टॉपिक चल रहा है इसीलिए गप मार रहे हैं, नहीं तो नहीं है मारते। तो ये चुनाव जो अभी जीता जा रहा है वह मुख्य रूप से बेनिफिशियरी वर्ग को लेकर के। कैसे? तो बेनिफिशियरी वर्ग का अर्थ होता है कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनको कोई मतलब नहीं है कांग्रेस जीतेगा कि बीजेपी, नीतीश बाबू जीतेंगे कि तेजस्वी यादव, तेजस्वी जीतेगा कि सुशील मोदी जीतेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ यही मतलब है कि हमको फायदा कौन दे रहा है एट प्रेजेंट, वर्तमान में जो हमको फायदा देगा हम उसको चुनाव जिताएंगे। अब सरकार ने ऐसा योजना बनाया अपने प्रायोजित कार्यक्रम के तहत। अभी सरकार जो सिस्टम दिया है कि ग्रामीण से लेकर शहर तक जो भी लोग जो है थोड़ा सा निचले या मध्यम तबके के हैं उन सभी लोगों को अनाज दिया जाएगा। अब अभी देखिए ग्रामीण शहर सब में किसी को अनाज फ्री दिया जा रहा है, किसी को कुछ पैसा लेकर अनाज दिया जा रहा है। तो ये अब वो वर्ग बहुत बड़ा वर्ग तैयार हो गया और वो वर्ग बार बार चाहता है कि सरकार किसी का भी आएगा, अभी तो ये दे रहा है, अगला आदमी देगा कि नहीं देगा। और उसके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है कि 10 किलो अनाज मिल जा रहा है जिससे वो अपना वो जिंदगी चला रहा है। किसान को 2-2 हजार रुपया मिल जा रहा है, किसी को पेंशन मिल जा रहा है, किसी को वृद्धा पेंशन मिल जा रहा है। तो ये विभिन्न सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम से जिन लोगों को सीधे लाभ मिल रहा है, जबकि वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। सरकार के लिए बस एक ही काम करते हैं, 5 साल में एक बार जाकर के ईवीएम का बटन दबा देते हैं। बटन दबाने के अतिरिक्त वो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन सरकार उनको सालों भर कुछ न कुछ दे रही है। इसीलिए सरकार चाहती है कि हम इनको सब दिन कुछ न कुछ देते रहें और जनता चाहती है कि हमको ये सब दिन कुछ न कुछ देता रहे। जब दोनों में रिलेशन है तो हम दोनों एक दूसरे के दोस्त बने रहेंगे। जिस दिन आप मुझे देना बंद करोगे हम आपको वोट देना बंद कर देंगे। तो ये बीच में बीजेपी का उभार क्यों आया, आप याद करो इस बात को। कांग्रेस ने यह सिस्टम नहीं किया था कि घर घर सबको अनाज पहुंच जाए, लेकिन इन्होंने जो किया वो सबको घर घर अनाज पहुंच गया, सबको अकाउंट में अब पैसा जा रहा है। गांव का हर शख्स को कुछ न कुछ माध्यम से, किसी का बच्चा पढ़ रहा है उसी में, तो किसी को पेंशन में, तो किसी को इंदिरा आवास, किसी को कोई आवास जा, लेकिन सबके पास रहा है जो उस लेवल के हैं। यानी ये चुनाव व्यवस्था का दोष है या नहीं है? क्या आप निष्पक्ष चुनाव करवा रहे हैं या घूस पहले दे रहे हैं? आप ऑलवेज घूस दे रहे हैं, डे बाय डे दे रहे हैं, मंथली भेज रहे हैं, और लास्ट में एक बार जब अब चुनाव का समय आता है तो याद करा देते हैं। याद है ना, जब जब जरूरत पड़ा था आप हम ही को याद किए थे, और जब जब आपको जरूरत पड़ा हमने आपको मदद किया, और आज आपकी हमें जरूरत है। याद रखिएगा, आपके आंख में पानी आ जाता है और आप सोचते हैं मत दे देना चाहिए मुझे। अगर आप इस बात से सहमत नहीं हैं तो फिर खुद ही सोचिए, यूपी में जो योगी बाबा का सरकार बना, आप किसी यूपी निवासी से एक बार बात करिए धरातल पर क्या काम हुआ है। एक काम बता दीजिए जो कहीं पर एगो सड़क भी बना हो। सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट शुरू होता है सड़क से। सबसे पहला एगो सड़क भी राज्य सरकार के माध्यम से बना हो कहीं पर, बाकी छोड़ दिए सड़क, बिजली, कुछ भी। वहां हुआ क्या? एक सिर्फ कहा कि हमने सुरक्षा दिया, तो सुरक्षा दिया, लेकिन आप पर पता करो कम अपहरण नहीं हुआ, कम मर्डर नहीं हुआ, हिंसाएं कम नहीं हुई। बस वहां एक ही है कि मंदिर
मंदिर, बाबा का मंदिर। तो भाई जी सबको बाबा थोड़े बनना है जो मंदिर का लिए सोचेंगे, आदमी को तो विकास करना है। तो वही जो बात है 35% लोगों ने सोचा कि हमको तो बाबा दिया ना, योगी जी डायरेक्ट आए हैं प्रचार करने, यानी योगी जी याद दिला रहे हम दिए थे ना, अरे मेरा ही चेला है तो आप याद रखिए इसको देना है। और योगी जी ने भी दिया है, इसीलिए दोनों मिलकर दिया है। तो ये 35% ने भी उनको दे दिया जाकर के। जो 35 प्रतिनिधि वाले थे ये 35 भी उनको जाकर के बिना सोचे समझे मंदिर मस्जिद किए जाकर दे दिया। और बाकी जो लोग थे वह सोचे कि हम नहीं देंगे, बाबा काम नहीं किया, हम निर्दलीय को देंगे। तो कोई किसान वाले कहा हमको किसान को जो कुचल दिया है हम नहीं देंगे, हम इसको देंगे। किसी ने कहा हम अखिलेश यादव को देंगे। तो जो जिसको देना चाहे, लेकिन अफसोस जीता कौन? बाबा जीता। 1 मिनट। तो ये क्यों जीता पता चला, ये चुनाव व्यवस्था का दोष है, जो धन बल बाहुबल का दुरुपयोग है। तो इसमें बाहुबल तो इस बार उपयोग नहीं हुआ, जो बात है सच्चाई। उपयोग हुआ सिर्फ और सिर्फ धन का उपयोग हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उपयोग हुआ है धन का। बाहुबल का उपयोग तब होता है जब लुटा लुटी का प्रोग्राम होता है कहीं पर, या किसी विशेष वर्ग को बूथ पर जाने से रोक दिया जाता है, या चुनाव में हिंसा का माहौल बना दिया जाता है। तो चुनाव में तो एक मक्खी भी नहीं मरा कहीं पर, कोई हिंसा हुआ नहीं हुआ, कहीं बाहुबल हुआ नहीं हुआ, लेकिन धनबल हुआ या नहीं हुआ या नहीं आप खुद बताइए। 40 लाख में चुनाव हुआ किसी विधानसभा क्षेत्र का? नहीं हुआ। और लोकसभा के लिए 95 लाख निर्धारित है। विधानसभा के लिए 40 लाख और लोकसभा के लिए 95 लाख। लोकसभा के लिए 95 लाख। तो वहां आप याद रखिएगा, बड़े क्षेत्र के लिए 40 लाख, छोटे क्षेत्र के लिए 28 लाख। लोकसभा में बड़े क्षेत्र के लिए 95 लाख, छोटे क्षेत्र के लिए 75 लाख। आइए कुछ कुछ लिखते भी चलेंगे, नहीं तो ये गप्पे 3 घंटा देते रह जाएंगे। पानी भी नहीं पिलाया ना, चलो ठीक है पढ़ा लो, पहले पढ़ लेते हैं, है आपके पास? धन्यवाद। पूरे देश में एक जगह मात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है, पुष्कर राजस्थान में। तो आइए लिखिए, किसी भी लोकतांत्रिक देश में, लिख क्या हुआ? फैन बंद करिएगा। कौन ये है? ये चला गए, लीजिए। किसी भी लोकतांत्रिक देश में, किसी भी लोकतांत्रिक देश में निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव प्रणाली, किसी भी लोकतांत्रिक देश में, किसी भी लोकतांत्रिक देश में निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव प्रणाली, पारदर्शी चुनाव प्रणाली को उसका प्राण माना जाता है, उसका प्राण माना जाता है। किसका? चुनाव का। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी, हमारे संविधान निर्माताओं ने भी, हमारे संविधान निर्माताओं ने भी, निर्माताओं ने भी स्वतंत्र केंद्रीय चुनाव आयोग, स्वतंत्र केंद्रीय चुनाव आयोग, स्वतंत्र केंद्रीय चुनाव आयोग का व्यवस्था किया है, का व्यवस्था किया है। स्वतंत्र केंद्रीय चुनाव आयोग का व्यवस्था किया है। भारत में अब तक, भारत में अब तक, भारत में अब तक 16 लोकसभा चुनाव, 16
16 17वीं था तो 17 कर दिए। भारत में अब तक 17 लोकसभा चुनाव और अनेक विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। पूर्ण विराम। उसी में भारतीय चुनाव प्रणाली में निम्नलिखित विसंगतियां भारतीय चुनाव प्रणाली में निम्नलिखित विसंगतियां माने विसंगति माने कमी, दोष, विसंगतियां दृष्टिगोचर होती है। नंबर 1 लिखिए, बहुसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व नहीं होना। बहुसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व नहीं होना। बहुसंख्या लिखा गया। बहुसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व नहीं होना। डैश दीजिए। चुनाव की इस प्रणाली में जो भी उम्मीदवार सर्वाधिक मत प्राप्त करता है वह विजयी घोषित किया जाता है। पूर्ण विराम। अधिकांश उम्मीदवार कुल वैध मतों का 25 से 30% मत ही प्राप्त करके विजयी घोषित हो जाते हैं। पूर्ण विराम। स्पष्ट है कि विजयी उम्मीदवार निर्वाचन क्षेत्र की बहुसंख्यक जनता का प्रतिनिधि नहीं कर पाता है या नहीं होता है, नहीं कर पाता है। नंबर 2, प्रशासनिक मशीनरियों का दुरुपयोग। प्रशासनिक मशीनरियों का दुरुपयोग। आप सुने होंगे कि हमेशा जो है विपक्षी पार्टी या आरोप लगाता है कि जो पार्टी सत्ता में है उस पार्टी के द्वारा, सत्तारूढ़ दल के द्वारा प्रशासनिक मशीनरियों का दुरुपयोग करवाया जाता है और उसको दबाव बना करके, विशेष कंडीशन में दबाव बना करके काम करवाया जाता है। ऐसा सुनने में आता है।
मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा होता भी है। सुनने में ही सिर्फ नहीं आता है बल्कि प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग होता भी है। दूसरी बात, जब जब ये मशीन चुनाव का समय आता है तो मशीनरी दूसरा काम नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी उस पर दबाव इतना अधिक बना देती है कि हमें चुनाव जिताना है। जैसे आप देखोगे कि अगर कहीं पर चुनाव हो रहा है, जैसे अभी जस्ट लाइक उदाहरण यूपी का लीजिए, यूपी में चुनाव हुई तो जहाँ जहाँ पर जिस क्षेत्र में, डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी का सीट कम आया है, जहाँ जहाँ बीजेपी का सीट कम आया और पिछला बार जितना सीट आया था उससे कम आया, मतलब जिस क्षेत्र, मान लीजिए यहाँ पर 6 विधानसभा क्षेत्र है और पहले 3 जीता हुआ था, इस बार 1 ही जीता है, 2 ही जीता है, तो उन जगहों पर सबसे पहले टारगेट हुआ कि जो प्रशासनिक मशीनरी वाले लोग हैं, यानी आईएएस ऑफिसर, इसका मेन प्रतिनिधि कौन करता है? आईएएस ऑफिसर, तो उनको सीधा ट्रांसफर किया जाता है। क्योंकि आपने मुझे सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि सपोर्ट 2 ही व्यक्ति न करेगा। एक तो उस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि जो 5 साल से सरकार उस पर खर्च लगातार कर रही है कि आप जाइए और बोलिए कौन काम और बचा है आपके क्षेत्र में, आपके क्षेत्र का और कौन काम बचा है, जो काम बचा आप बोलिए, खाली वो काम जनप्रतिनिधि बोलता है, सरकार यहां से पास करके डीएम साहब के पास भेज देता है, ये काम को करवाइए। तो कहता है कि जितना आपने काम खोज करके लाया, जनप्रतिनिधि ने जितना वर्क खोज के लाया और डीएम साहब सारा वर्क पूरा करा दिया, तो फिर चुनाव हारने का सवाल कहां है? चुनाव तो 2 ही कंडीशन में हारा गया, या तो हमारे जनप्रतिनिधि ने धरातल पर काम नहीं किया, और या तो प्रशासनिक मशीनरी को जो काम सौंपा गया करवाने के लिए उन्होंने ईमानदारी पूर्वक काम नहीं करवाया। इसीलिए इस दोनों पर सबसे पहले गाज गिरता है। आइए लिख लीजिए, भारत में राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव में युद्ध स्तर पर प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया जाता है। प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया जाता है। यह दुरुपयोग सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा करवाया जाता है। पूर्णविराम। ऐसा आरोप विपक्षी दलों द्वारा हमेशा लगाया जाता है जो जांच का विषय है। चलिए, ये लास्ट वाला पंक्ति इसीलिए जोड़े कि हम एक अधिकारी बनने जा रहे हैं और हम स्वयं कहें जो हमको खिलाता है उसका तो चाटुकारिता करना पड़ेगा ना। आप जो है पढ़े होंगे ना चाटुकारिता, हिंदी में पढ़े होंगे। चाटुकारिता वाले जो है चंद्रवर दाई बहुत बड़े पृथ्वीराज चौहान के चाटुकार थे, तो ये चाटुकारिता तो करना होगा ना कि हम उनका पैसा लेते हैं और उन्हीं को बोलें कि आप बुरा है। इसीलिए हमने नहीं कहा, यह बात विपक्षी दल वाला कह रहा है और ये सही है कि गलत वो तो जांच का विषय है। हमें कुछ इस संबंध में पता नहीं है कि सही में ऐसा होता है कि नहीं होता, हमें कुछ पता नहीं है। मेरे तरफ से आपके ऊपर कोई आरोप नहीं है। नेक्स्ट,
धन बल एवं बाहुबल का प्रयोग। धन बल एवं बाहुबल का प्रयोग। धन बल एवं बाहुबल का प्रयोग लिखिए। ये तो बोल ही दिए हैं, लिख लीजिए डायरेक्ट। भारत में राजनैतिक दलों द्वारा, भारत में राजनैतिक दलों द्वारा अब चुनाव युद्ध स्तर पर लड़ा जाता है। अब चुनाव युद्ध स्तर पर लड़ा जाता है। युद्ध स्तर पर लड़ा जाता है। इस लाइन का अर्थ क्या हुआ? अब चुनाव युद्ध स्तर पर लड़ा जाता है। पहले इतने लोग जागरूक नहीं थे। 2 को खड़ा हो गया, 4 को खड़ा हो गया। अब कोई भी क्षेत्र में 75 को खड़ा हो जाता है। एगो सिंपल मुखिया का चुनाव होता है तो 20-20, 15-15, 10-10 आदमी खड़ा हो जा रहा है। लोगों में ये जागरूकता। दूसरा, युद्ध स्तर पर, क्योंकि सबको लगता है हर हाल में हम ही बनेंगे, दूसरा कोई नहीं बन सकता है। चाहे इसके लिए जितना धन का उपयोग करना पड़े या बाहुबली का उपयोग यानी हिंसा का उपयोग करना पड़े। चुनाव में अगर ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करता है, हाँ, तो ये तो फायदा ना। हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन आपका वही देंगे, लोकतंत्र में बहुदलीय प्रणाली। वो फायदा भी है, नुकसान भी है। नुकसान यह है कि ज्यादा मेढक होने पर कभी तौल नहीं पाइएगा कि कितना किलो मेढक है। एक बार आप जिंदा 50 को मेढक लाइए, तौल के दिखाइए कि मेढक का वजन कितना है। 2 को जैसे ही बराबर होगा 2 कूद जा रहा है, कभी बराबर नहीं होता है। तो अधिक प्रणाली से दोष होता है। अब ये देखिए मुकेश सहनी जी को, मुकेश सहनी ने कुछ दिन पहले विधानसभा चुनाव में ही कहा, विरोध करना शुरू कर दिया। जबकि आप जिसके साथ समर्थन में हैं, आप उनके पक्ष में बात बोलिए, लेकिन उन्होंने पक्ष में बात नहीं किया। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है ना। अगर मुकेश सहनी के पास हकीकत में जितने अभी हैं विधानसभा में उनके सदस्य, अगर उनके पास और कुछ उससे ज्यादा सदस्य रहता तो सरकार गिरा देता, सरकार गिर जाता ना उसके इस बयान से। वो तो अफसोस है कि उनके पास उतना है नहीं जो ज्यादा कूद फान करेंगे। कुछ दिन पहले जब हैं इस पार्टी के साथ, जुड़े हुए हैं इसके साथ, खाते हैं इसके थाली में, कुछ दिन पहले इन्होंने तेजस्वी को भी मैसेज भेजवाया था कि आप अगर हमारे साथ सरकार बनाइए, सरकार बस ऐसा रहेगा जैसे यूपी में मुलायम सिंह और बसपा मायावती के साथ था 2.5 साल वाला, वैसे ही 2.5 साल का रहेगा। पहले 2.5 साल हम रहेंगे, उसके बाद अगला 2.5 साल आपका पार्टी का आदमी रहेगा। तो ये क्या है, माने हम बात आपसे कर रहे हैं, साथ आपके हैं और काम इनका कर रहे हैं। तो